गुड मॉर्निंग एवरीवन दोस्तों। आज है अक्टूबर 18 2023 और हम लोग करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और आज हम लोग कौन कौन से टॉपिक यहाँ पे करने वाले हैं। एक बहुत बड़ी खुशखबरी है सभी के लिए क्योंकि क्रिकेट को फाइनली ओलंपिक्स के अंदर इंक्लूड कर लिया गया है। तो आज हम लोग इस टॉपिक को करने वाले हैं। वैसे तो ये टॉपिक कल वाले न्यूज़पेपर में आया था लेकिन आज इसको हम लोग कवर कर लेंगे, डजंट मैटर। तो कुछ स्पोर्ट्स के बारे में भी यूपीएससी में प्रीलिम्स में स्पेशली कई बार क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है। एक बार यूपीएससी मेंस में भी क्वेश्चन आया है क्रिकेट के रूल्स को लेके। हालांकि स्पोर्ट्स हम लोग यूपीएससी में ऐसा कवर नहीं करते हैं लेकिन कुछ न्यूज आप डेफिनेटली कवर कर सकते हो। उसके अलावा बहुत समय से वेट था सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन का, फाइनली आ चुका है। सेम सेक्स मैरिज को लेके क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, उनको अधिकार मिलने चाहिए, वो वर्डिक्ट फाइनली आ चुका है। तो आज इसके बारे में बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये आज रहने वाला है, खासकर मेंस के पर्सपेक्टिव से। उसके अलावा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में छोटा सा टेक्स्ट सेक्शन है, ज्यादा अच्छा तो इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लगा, बट फिर भी ओवरऑल हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में बात करेंगे। क्या इसका पर्पस होता है, क्या इसका कंपोनेंट होता है, चैलेंजेस क्या हैं और इनको अचीव करने के लिए कौन कौन सी स्कीम्स जो है हम लोगों ने अडोप्ट की हैं इंटरनेशनली, वो हम लोग बात करेंगे। उसके अलावा सेम सेक्स मैरिज के साथ साथ एक और टॉपिक साथ में बैठता है अडोप्शन वाला। थोड़ा सा हम लोग अडोप्शन को भी देखेंगे क्योंकि जो होमोसेक्सुअल कपल्स हैं वो अडोप्शन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्या प्रोविजंस हैं इंडिया में, कौन कौन से लॉज हैं अडॉप्शन के लिए, वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ये वाला टॉपिक अगर प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नजर आता है। और एक छोटा सा एडिटोरियल है प्रोक्योरमेंट ऑफ मेडिसिन का। ये जो है कोविड के टाइम पे भी हम लोगों ने इस टॉपिक को किया था। थोड़ा सा रिवीजन वाला रहेगा। आई वुड नॉट से कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लेकिन एक थोड़ा सा रिवीजन के पर्पज से डेफिनेटली कर सकते हैं। चलिए जी, बढ़ते हैं सीधा पहले टॉपिक पे। और ये टॉपिक आता है कहाँ से, ओलंपिक से आता है। बेसिकली 141st जो है सेशन हुआ था इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का। कहाँ पे हुआ था, इंडिया में हुआ था। और इंडिया में यह सेशन लास्ट टाइम 1983 में हुआ था, तो 40 साल के बाद ये सेशन हो रहा है। और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का जब सेशन होता है तो बेसिकली ये इसकी हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है। तो कुछ भी चेंजेस वगैरह करने होते हैं तो इसके द्वारा ही किया जाता है। तो कुछ अमेंडमेंट्स करने हुए, जैसे द अमेंडमेंट जो किए गए हैं वो कहाँ किए जाते हैं, वो किए जाते हैं एक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ओलंपिज्म के अंदर। यानी कि ये एक चार्टर है, एक डॉक्यूमेंट है। अगर किसी खेल को इंक्लूड करना है, एक्सक्लूड करना है या कोई और प्रोविजन चेंज करने होते हैं तो ये कहा जाता है कि फंडामेंटल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ ओलंपिज्म में उसको चेंज किया गया है, विच इज अ पार्ट ऑफ ओलंपिक चार्टर। चार्टर मतलब एक लाइक का प्रिंसिपल होता है, कुछ कोड्स होते हैं जिसके अंदर रूल्स रेगुलेशन प्रिंसिपल्स लिखे होते हैं, उसके बेसिस पे वो सब काम करता है। एक तो आपको ये पता होना चाहिए। दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है वो ये वाली है, यहाँ पे देखिए जरा। ये वर्ल्ड डोपिंग कोड एंड ओलंपिक मूवमेंट, ये ओलंपिक चार्टर का पार्ट है, राइट। क्रिकेट को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जो क्रिकेट प्लेयर्स हैं अभी वो वर्ल्ड एंटी डोपिंग कोड और ओलंपिक मूवमेंट के अंदर में पार्टिसिपेट भी करेंगे। यानी कि वो इसका पार्ट ऑटोमेटिकली बन जाते हैं अगर किसी स्पोर्ट्स को इंक्लूड किया जाता है। मजे की बात आपको बताऊं, ओलंपिक में पहले भी क्रिकेट हुआ करता था। लास्ट टाइम 1900 में ओलंपिक में क्रिकेट को इंक्लूड किया गया था और वो गेम पेरिस के अंदर हुए थे, लेकिन उसके बाद से क्रिकेट को बंद कर दिया गया। अब 2028 में जो ओलंपिक्स होंगे लॉस एंजलिस में, वहां पे दोबारा से इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, टोटल 5 खेलों को इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसमें क्रिकेट, फ्लैग फुटबॉल, लोक्रॉस, स्क्वॉश एंड बेसबॉल, सॉफ्टबॉल। बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। हमारा फोकस क्या है ना, सिर्फ क्रिकेट पे रहता है, लेकिन यूपीएससी क्रिकेट के अलावा इन स्पोर्ट्स से भी सवाल पूछ सकता है दैट विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स आर इंक्लूडेड इन द लॉस एंजलिस ओलंपिक्स 2028। ये आपको पता होना चाहिए। इसमें से कुछ खेल ऐसे हैं जो कि बिल्कुल पहली बार इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, कुछ खेल ऐसे हैं जो कि पहले थे, बीच में उसको हटा दिया गया था। जैसे लैक्रोस पहले था, उसको हटा दिया गया। क्रिकेट को तो हम लोग इसको ये 1900 में हुआ करता था, इसको दोबारा से इंक्लूड किया गया है। तो ये 5 के खेल नाम आपने याद रखने हैं। उसके अलावा छोटी सी कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है ओलंपिक चार्टर के बारे में। ओलंपिक चार्टर बेसिकली फंडामेंटल जो प्रिंसिपल्स होते हैं उसके बारे में बात करता है। ये पहले 1908 के अंदर इसको पब्लिश किया गया था ऑफिशियल तरीके से। हालांकि इससे पहले भी इसको पियर डी कोबर्टिन
में लॉन्च किया गया था, लेकिन ऑफिशियल तौर से आप इसी डेट को याद रखोगे, 1908। अबाउट इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है और इसका हेडक्वार्टर जो है वो लोसेन स्विट्जरलैंड के अंदर होता है। ये एक सुप्रीम अथॉरिटी होती है ओलंपिक मूवमेंट के अंदर, जहां पे हर कंट्री के से कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स वहां पे होते हैं, और एक इसकी जनरल असेंबली भी होती है जो कि डिसीजन मेकिंग पावर होती है। जैसे इस समय जो मुंबई में हुआ था, वो जनरल असेंबली का मीटिंग हुआ था, तो ये थोड़ा सा आप देख सकते हो। इसके अंदर एक प्रेसिडेंट होते हैं, 4 वाइस प्रेसिडेंट होते हैं और 10 जो दूसरे मेंबर होते हैं। छोटी सी इन्फॉर्मेशन है प्रीलिम्स के लिए, बहुत ज्यादा रट्टा इस पे नहीं मारना है, हल्का फुल्का, जैसे हेडक्वार्टर याद कर लिया, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है ये आपने याद कर लिया, इतनी इन्फॉर्मेशन आपके लिए सफिशिएंट होती है। तो बधाई हो। और विराट कोहली का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है भैया। और ये सारे के सारे गेम ना T20 होंगे, वनडे नहीं होंगे। वनडे में तो ऐसे आजकल कोई देखता नहीं है, इंटरेस्ट नहीं रहा नहीं है लोगों का, और टाइम भी बहुत लगता है। और यहाँ पे सिर्फ 6 टीम होंगी। अभी कौन कौन सी टीम होंगी वो प्रॉपर डिसाइड हुआ नहीं है, वो थोड़ा आगे देखेंगे। लेकिन T20 गेम होंगे। विराट कोहली का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है। इवन ओलंपिक कमेटी के प्रेसिडेंट ने भी बोला है कि विराट कोहली की जो ग्लोबल पॉपुलैरिटी है, उससे एक पुश मिला है क्रिकेट को ओलंपिक में लेके आने के लिए। बहुत बड़ी बात है, छोटी मोटी बात नहीं है भैया। चलिए, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट जो बड़े टाइम से हम लोग वेट कर रहे थे, फाइनली आ गया है। और सुप्रीम कोर्ट की बेंच, ये कोई एक जज नहीं है, बेंच है। बेंच का मतलब इसके अंदर जो है 5 जजेस थे। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच था, 5 जज थे। तो बेंच ने ये कहा है कि वी कैन नॉट लीगलाइज द सेम सेक्स मैरिज। ठीक है, हालांकि जो सेम सेक्स कपल्स हैं उनको पूरे अधिकार दिए गए हैं, लेकिन उनको मैरिज को लीगल तौर पे रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज्ड to grant legal recognition to the same-sex couples, and only parliament and the state legislature can validate marital unions in the ruling that disappointed millions of the lesbians, gays, bisexual, etc. etc. क्या कहना है यहाँ पे? ये बात ना गवर्नमेंट ने पहले भी कही थी। जब ये मामला कोर्ट में पहुंचा था, उस समय गवर्नमेंट ने क्या कहा था? गवर्नमेंट ने ये कहा था कि साहब, ये जो सेम सेक्स मैरिज वाला इशू है, ये जुडिशरी की बजाय ये पार्लियामेंट के थ्रू जाना चाहिए। क्योंकि जो सेम सेक्स मैरिज वाला इशू है, ये हमारे सोशल फैब्रिक को पूरी तरह से चेंज कर सकता है। इंडिया में जो मैरिज का जो इंस्टीट्यूशन है, इंडिया में हमारे कल्चर के हिसाब से मैरिज के इंस्टीट्यूशन को कैसा माना जाता है? सैक्रोसेंक्ट माना जाता है, एटलीस्ट हिंदुइज्म के अंदर तो, राइट, ऐसा गवर्नमेंट ने कहा। क्योंकि इस्लाम में तो ज्यादातर वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे ही होता है। तो लार्जर सोसाइटी में इट इज कंसिडर्ड एज अ सैक्रोसेंक्ट, होली अलायंस होती है मैरिज। होली अलायंस एक पवित्र बंधन होता है, और ये अलायंस किसके बीच में होते हैं? बायोलॉजिकल मेल और बायोलॉजिकल फीमेल के बीच में होती है। यहां पे जो है LGBT को इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो गवर्नमेंट ने यह कहा था कि इतना बड़ा डिसीजन जो हजारों साल का ट्रेडिशन कल्चर को चेंज कर देगा, ये जुडिशरी के थ्रू नहीं होना चाहिए। ये होना चाहिए पार्लियामेंट के थ्रू, मतलब पीपल ऑफ इंडिया। इसका डिसीजन लोगों के द्वारा लिया जाना चाहिए। लोगों का मतलब पार्लियामेंट। तो सरकार ने तो ये बात पहले ही कही थी, कोर्ट ने भी यही कहा है। कोर्ट ने, देखिए ऊपर साफ साफ लिखा हुआ है जजमेंट के अंदर कि ओनली पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर कैन वैलिडेट मैरिटल यूनियंस। तो ये कोर्ट के बस की बात नहीं है। तो इसका मतलब सीधा सीधा उन्होंने जो बोला है, सेपरेशन ऑफ पावर बोला है। कि भाई सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब ये है, कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने ये कहा कि देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, दिस कोर्ट कैन नॉट मेक लॉज, इट कैन ओनली इंटरप्रेट इट एंड गिव इफेक्ट टू इट। मतलब जुडिशरी कानून नहीं बना सकती, और सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज करना एक तरह से कानून बनाना ही हुआ। सेपरेशन ऑफ पावर ये कहता है कानून बनाने का जो अधिकार है, दैट इज टू द पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेचर। कोर्ट क्या कर सकता है? कोर्ट सिर्फ उसे इंटरप्रेट कर सकता है। लेकिन यहाँ पे तो कोई कानून ही नहीं है। पहले सेम सेक्स को के लेके कानून तो बने, उसके बाद हम लोग इफेक्टिव कर सकते हैं, इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो सेपरेशन ऑफ पावर दोबारा से जो है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए हो गया है। तो हमारे यहाँ पे 3 ब्रांचेस होती हैं गवर्नेंस की।
एक हमारा होता है लेजिस्लेचर जो कानून बनाता है, एक होता है एग्जीक्यूटिव जो उसको इम्प्लीमेंट करता है, और एक यहाँ पे हमारी हो गई जुडिशरी जो उसको इंटरप्रेट करती है और उसको इफेक्ट देती है। उसे जुडिशियल रिव्यू करके नल एंड वॉइड भी डिक्लेयर कर सकती है अगर वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में जाता है या फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट में जाता है, वो काम जुडिशरी का है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे ये कह दिया 3-2 मेजोरिटी, क्योंकि 5 बेंच जजेस थे इस बेंच के अंदर, उन्होंने डिक्लाइन कर दिया है टू ग्रांट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन टू द सिविल यूनियंस एंड अडॉप्शन राइट्स। तो उन्होंने ये कहा है कि ये जो क्वियर कपल्स हैं, यानी कि जो होमोसेक्सुअल कपल्स हैं, वो अडॉप्ट भी नहीं कर सकते हैं बच्चे को, क्योंकि फिलहाल हमारे यहाँ पे वो कानून है ही नहीं। तो ये पूरा प्रोसीजर अभी पार्लियामेंट के थ्रू जाना चाहिए रादर देन जुडिशरी। हालांकि कई साल पहले सेक्शन 377 को डीक्रिमिनलाइज किया गया था। सेक्शन 377 क्या कहता था? वो यही कहता था कि जो बायोलॉजिकल मेल और बायोलॉजिकल फीमेल, इनके अलावा अगर कोई सेम सेक्स आपस में अगर फिजिकल रिलेशन इंटीमेसी रखते हैं तो वो क्रिमिनल्स हैं। लेकिन ये ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाया गया था सेक्सुअलिटी को कंट्रोल करने के लिए, तो इसको तो सरकार ने हटा दिया। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने इसको हटाया यहां से, तो ये डिमांड आने लगी कि भाई क्योंकि वो भी डिक्रिमिनलाइज नहीं है, तो क्या सेम सेक्स जो कपल्स हैं वो मैरिज भी कर सकते हैं क्या? जैसे नॉर्मल, जैसे बायोलॉजिकल मेल और फीमेल करते हैं, हालांकि सभी नॉर्मल ही होते हैं एक तरह से। तो उन्होंने कहा कि हम भी हेटेरोसेक्सुअल कपल्स की तरह कर सकते हैं क्या? तो यहाँ पे बहुत सारे आर्गुमेंट यहाँ पे दिए गए थे। एक तो मैंने आपको बता ही दिया जो गवर्नमेंट ने आर्गुमेंट दिया था। गवर्नमेंट का ये कहना था कि भाई हमारा ट्रेडिशन, ईथोस, कल्चर है ना, उसके अगेंस्ट में जाता है, इसलिए हम लोग इसको अडेप्ट नहीं करेंगे। और दूसरे सरकार ने ये कहा था कि भाई ये चीजें जो है पार्लियामेंट के थ्रू होनी चाहिए, क्योंकि एक होली अलायंस है और ये हमारी इंस्टीट्यूशन को चेंज करेगा। हालांकि इसके लीगल जो है आर्गुमेंट भी बहुत सारे दिए गए थे। इवन आज द हिंदू में पूरा टेक्स्ट सेक्शन आया है लीगल सेक्शंस को लेके। उतना ज्यादा लीगैलिटी में हम लोग नहीं जाएंगे, बट थोड़ा बहुत जो है आइडिया आपको बता देता हूँ। हमारे देश में जो मैरिज है वो रिलीजियस लॉज और सेकुलर लॉज दोनों पे बेस्ड है हमारे यहाँ पे। तो लीगल आर्गुमेंट क्या कहता है? द क्वेश्चन ऑफ द सेम सेक्स मैरिज हैज अ पोटेंशियल टू ऑल्टर हाउ वी कंसीव अ फैमिली। यस, अभी तक फैमिली का मतलब क्या होता है? एक मदर होती है, फादर होता है, बच्चे होते हैं, दादा दादी होते हैं, यही तो कॉन्सेप्ट है। सेम सेक्स मैरिज में क्या होगा? दोनों ही कपल जो है वो सेम सेक्स के हैं, तो कौन उसमें मदर, कौन उसमें फादर, कौन उसमें बच्चा, ये सब दिक्कतें होंगी। बच्चा वो पैदा नहीं कर सकते क्योंकि प्रोक्रिएशन नहीं कर सकते। सेम सेक्स मैरिज कपल के पास अपनी फैमिली को आगे एक्सपेंड करने का एक ही तरीका है, वो है अडॉप्ट करना। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि जो अडॉप्टेड बच्चा होगा, ये बच्चा हेटेरोसेक्सुअल जो कपल्स होते हैं उनके बच्चों से डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि इसकी अपब्रिंगिंग अलग तरीके से होगी, राइट? इसको हम लोग क्या अलॉट करेंगे, मदर फादर का नाम वगैरह वो सब, तो यहाँ पे कुछ प्रैक्टिकल इश्यूज भी हैं, ऐसा कोर्ट ने कहा है। कोर्ट ने ये भी एक्सेप्ट किया है कहीं ना कहीं कि अगर सेम सेक्स कपल्स एक बच्चे को अडॉप्ट करते हैं तो काफी हाई चांसेस है कि वो बच्चा भी होमोसेक्सुअल हो सकता है, क्योंकि वो ऐसे फैमिली के अंदर बड़ा है, जो कि उसकी नेचुरल चॉइस शायद ना भी हो, लेकिन वो क्योंकि उस माहौल में पैदा हुआ है, बड़ा हुआ है, तो शायद वो ऐसा हो सकता है। तो इस पे और डिस्कशन करने की अभी रिक्वायरमेंट है, कुछ रिसर्च वगैरह करने की भी रिक्वायरमेंट है। ठीक है। मैरिज इन इंडिया आर एडमिनिस्ट्रेड थ्रू अ कॉम्प्लेक्स लीगल स्ट्रक्चर विद रिलीजियस जेनेसिस। तो हमारे यहाँ पे जो जैसे हिंदू मैरिज लॉ एक्ट है, पारसी मैरिज है, डिवोर्स एक्ट है 1936, क्रिश्चियन मैरिज डिवोर्स एक्ट है 1957, मुस्लिम पर्सनल लॉज के पास तो खैर कोई स्ट्रिक्ट ऐसा लेजिस्लेशन नहीं है सच, लेकिन वो भी वहाँ पे ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस वगैरह की जाती हैं। उसके अलावा हमारे यहाँ पे स्पेशल मैरिज एक्ट भी है। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है। थोड़ा चेंज इसीलिए है, जो स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 बनाया गया था, ये एक तरह से कह सकते हो कि सेकुलर लॉ है, रिलीजियस लॉज के ऊपर बेस्ड नहीं है। मतलब यहाँ पे दो लोग जो अलग अलग कास्ट से बिलोंग करते हैं, अलग अलग रिलीजन से बिलोंग करते हैं, वो भी शादी कर सकते हैं बाय यूजिंग स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। उसके अलावा हमारे पास जो भी हैं लगभग बाकी वाले, वहां पे रिलीजियस मतलब एक ही रिलीजन के लोग या मतलब उस तरह से मैरिज कर सकते हैं। तो ये एक्चुअली जो सेम सेक्स मैरिज की डिमांड हो रही थी वो स्पेशल मैरिज लॉ के अंदर में ही हो रही थी, क्योंकि एक तरह से जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज यहाँ पे यूज की गई है।
मैन और वीमेन की बजाय पर्सन वर्ड का यूज किया गया है। तो शायद पर्सन वर्ड में एलजीबीटी भी आ सकता था, लेकिन कोर्ट ने ऐसा कहा कि ऐसा नहीं होगा। ठीक है। उसके अलावा रिलीजियस एंड द सोशल मोरालिटी स्टिल कंसेप्चुअलाइजेस इंटरकोर्स एज अ प्रोक्रिएशन एक्टिविटी। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। जो रिलीजियस हमारे यहाँ पे लॉज हैं, प्रैक्टिसेस हैं, या जो सोशल मोरालिटी है, मतलब समाज क्या समझता है, समाज ये समझता है कि एक मेल और फीमेल में जो इंटरकोर्स होता है, पहली बात तो वो शादी के बाद होना चाहिए। दूसरी बात, अगर वो शादी के बाद होता है तो किस पर्पज के लिए होना चाहिए? प्रोक्रिएशन करने के लिए, मतलब रिप्रोडक्शन करने के लिए, बच्चा पैदा करने के लिए होना चाहिए। आज भी हमारे समाज में यही मोरल वैल्यू चलती हैं, यही रिलीजियस वैल्यू चलती हैं। तो जो सेम सेक्स कपल्स हैं वो तो इसके अगेंस्ट में जा रहे हैं। तो शायद ये सोशली लार्जर स्केल पे एक्सेप्टेड नहीं होता है ना, क्योंकि सेम सेक्स कपल्स इंटरकोर्स प्रोक्रिएशन के लिए तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे बच्चे पैदा होने की पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ये कुछ डायमेंशंस वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा देखी गई और फिर फाइनली कहा गया कि दैट इज नॉट अलाउड। ठीक है। हालांकि कुछ कंट्रीज के अंदर अलाउ किया गया है, बहुत सारी कंट्रीज के अंदर। चलिए जी। तो फॉर्मलाइजिंग मैरिज इन इंडिया, तो कौन कौन से कानून हैं? ठीक है, हमारे यहाँ पे हिंदू मैरिज एक्ट है और अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 है। उसके अलावा कुछ रिलीजियस एक्ट हमारे पास, जैसे पारसी, क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स, वो अलग है। ठीक है। स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 क्या कहता है? ये वही कहता है कि भैया अलग अलग कास्ट, ठीक है, और अलग इंटर रिलीजियस जो मैरिज होती हैं, इंटर कास्ट जो मैरिज होती हैं, वो इसके अंदर में आप कर सकते हो। उसके अलावा बाकी आप जो रिलीजियस लॉज हैं उनके अंदर में ही कर सकते हो। ठीक है। देखिए, कंडीशन फॉर द मैरिज क्या है? ईच पार्टी इन्वॉल्व मतलब मेल और फीमेल शुड हैव नो सबसाइडिंग वैलिड मैरिज। ठीक है। उनकी कोई और पहले से मैरिज नहीं होनी चाहिए, या अगर है तो पहले वहां पे डिवोर्स होना चाहिए, उसके बाद आप यहाँ पे कर सकते हो। द रिजल्टिंग मैरिज शुड बी मोनोगेमस फॉर द बोथ पार्टीज। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपके दो तीन पहले से वाइफ है, दो तीन हस्बैंड है, नहीं, वो नहीं होना चाहिए, मोनोगेमस होना चाहिए। ठीक है। द ग्रूम 21 साल का होना चाहिए और ब्राइड जो है वो कम से कम 18 साल की होना चाहिए। आप कौन सी कास्ट से बिलोंग करते हो, रिलीजन से बिलोंग करते हो, डजेंट मैटर यहाँ पे 1954 वाले में, स्पेशल मैरिज एक्ट में। हालांकि बाकी दूसरों में फर्क पड़ता है, वहां पे तो अलाउ नहीं करेंगे बेसिकली आपको। ठीक है। द पार्टी शुड नॉट फॉल विद इन द डिग्री ऑफ द प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। ठीक है। तो ये कुछ कंडीशंस होती हैं जिनके बेसिस पे डिसाइड किया जाता है। इतना ज्यादा आपको लॉज वगैरह पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लेकिन एक जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ा हमें आइडिया होना चाहिए, क्योंकि टॉपिक अभी न्यूज में था। चलिए जी। हाउ सिनर्जिस्टिक बैरियर्स आर अफेक्टिंग प्रोग्रेस ऑन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। पहले समझ लेते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है क्या, उसके बाद समझेंगे कि आर्टिकल क्या कह रहा है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? अगर बिल्कुल क्रूड टर्म में अगर मैं बात करूं, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ऐसी डेवलपमेंट होती है जो लॉन्ग टर्म तक सस्टेन कर सकती है, लॉन्ग टर्म तक। तो इसका मतलब ये होता है कि जो प्रेजेंट जनरेशन है, यानी कि जो हम लोग हैं, वो लोग अपनी नीड्स को पूरा करें और फ्यूचर की जो जनरेशन्स हैं उनकी नीड्स का भी ध्यान रखें। ऐसा नहीं है कि सारे रिसोर्सेज हम लोग अभी खा जाएंगे, फ्यूचर के लिए कुछ बचेगा ही नहीं, दैट इज नॉट सस्टेनेबल। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब एक ऐसी डेवलपमेंट है जो हमारी नीड्स और नेचर के बीच में बैलेंस बनाए। यानी कि नेचर का यूज तो करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसे ओवर एक्सप्लॉइट मत करो। नेचर का यूज इस तरह से करो रिसोर्सेज का कि हमारी नीड्स को भी पूरा कर सके, फ्यूचर जनरेशन की नीड्स को भी पूरा कर सके, और उनकी आने वाली जनरेशन है उसको भी पूरा कर सके। दैट इज द मीनिंग ऑफ सस्टेनेबल। सस्टेनेबल का मतलब ही होता है लॉन्ग लास्टिंग, जो लंबे समय तक रह सके। क्या? डेवलपमेंट लंबे समय तक रह सके। तो इसके बेसिकली तीन मेजर कंपोनेंट होते हैं: सोशल सस्टेनेबिलिटी, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी और इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी। यूजुअली हम लोगों को ऐसा लगता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ एनवायरमेंट और इकोनॉमी से है, लेकिन ऐसा नहीं है, सोशल सस्टेनेबिलिटी से भी है। यानी कि जो सोसाइटी का फैब्रिक है वो भी एकदम से डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, क्योंकि सोसाइटी का फैब्रिक एकदम से चेंज हो जाएगा तो इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी नहीं रह पाएगी। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, जो समाज समाज के ट्रेडिशंस हैं, कल्चर्स हैं, उनकी सस्टेनेबिलिटी भी जरूरी है।
दैट इज द मीनिंग ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये पहली बार ब्रूटलैंड कमीशन के अंदर डिफाइन किया गया था 1987 के अंदर। बाद में इसको जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड इसको अडेप्ट किया गया। तो ये इकोनॉमिक, सोशल और एनवायरमेंटल एस्पेक्ट के बीच में एक बैलेंस प्रोवाइड करवाता है। दैट इज द मीनिंग ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब मैन और नेचर के बीच में एक बैलेंस होना चाहिए, राइट? तीन आपको पता चल गया, एनवायरमेंट, सोशल। देखो सोशल आपको बता देता हूँ क्या है। जैसे जेंडर इक्वालिटी उसकी बात करता है, अलग अलग कम्युनिटीज, कल्चर उनकी बात करता है, समाज में जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसके इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता है, हेल्थ केयर की बात करता है, एजुकेशन की बात करता है, कल्चर की बात करता है, ट्रेडिशंस की बात करता है। तो इसे कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द सोशल एस्पेक्ट। इकोनॉमी में तो आप समझ ही गए होंगे भैया, पॉवर्टी को कम करना है, जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए, वेल्थ का कंसंट्रेशन एक ही जगह पे नहीं होना चाहिए, वो सब इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी के अंदर में आता है। इसके पर्सपेक्टिव में ग्लोबली बहुत सारे इनिशिएटिव लिए गए हैं, जैसे स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972। इसके बाद फिर हमारा हुआ था यूएनएफ ट्रिपल सी 1992, अर्थ समिट जिसको हम लोग कहते हैं। हालांकि इनका ज्यादा फोकस एनवायरमेंट के ऊपर होता है, लेकिन वो भी तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का पार्ट ही है ना। तो स्टॉकहोम से शुरुआत हुई थी 1972, और आपको याद होगा यहीं पे हमारा क्या चला गया था, प्रोजेक्ट टाइगर, राइट? प्रोजेक्ट टाइगर हम लोगों ने इसके बाद ही चलाया था। और यहाँ पे हम लोगों ने क्या चलाया था, प्रोजेक्ट एलिफेंट, जब हमारा अर्थ समिट हुआ था। दोनों इससे जुड़े हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे नेचर को, बायोडायवर्सिटी को कंजर्व करने की बात हुई थी। स्टॉकहोम कन्वेंशन विच वाज अंडर यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, थोड़ा याद रहेगा आपको। फिर बाद में हम लोगों ने सीबीडी, जो हम लोग अर्थ समिट के अंदर बात करते हैं, रियो डिक्लेरेशन, एजेंडा 21, वो सब सस्टेनेबल डेवलपमेंट के पार्ट है एक तरह से, क्योंकि सीबीडी भी कहीं ना कहीं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करता है। एजेंडा 21 तो खैर है ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए सीधा सीधा डायरेक्ट। ये तो यूपीएससी में आई थिंक 2015 में क्वेश्चन भी पूछा गया था, एजेंडा 21 अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फिर हम लोगों ने रियो प्लस 10 किया। फिर इवन यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो भी आप कहीं ना कहीं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर इंक्लूड कर सकते हो। जो बीआरएस है हमारा, यानी कि जो आपका जैसे स्टॉकहोम कन्वेंशन है, रोटरडैम कन्वेंशन है, बेसल कन्वेंशन है, वो सब भी आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर ही आता है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट अपने आप में ना बहुत बड़ी टर्म है। आप ये समझ लीजिए कि इनडायरेक्ट तरीके से अगर कोई भी ऐसा इनिशिएटिव होगा जो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की बात कहेगा, जो इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी की बात कहेगा, पॉवर्टी की बात कहेगा, हंगर की बात कहेगा, वो सब आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट में इंक्लूड कर सकते हो। क्योंकि इस तरह के हमारे पास 17 गोल होते हैं, 17 गोल्स होते हैं, ठीक है? पॉवर्टी के बारे में है, हंगर, वेल बीइंग, क्वालिटी एजुकेशन, इक्वालिटी, क्लियर एनर्जी, इकोनॉमिक ग्रोथ, इनइक्वालिटी, वाटर, क्लाइमेट, लाइफ ऑन लैंड, लाइफ बिलो वाटर, मतलब ये ओशन की बात भी कर रहा है, रिवर्स लेक्स की बात भी कर रहा है, ठीक है? हमारे जो जुडिशरी की बात भी कर रहा है। सभी तरह की चीजें जो आप सोच सकते हो वो यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के 17 गोल्स के अंदर आप ऐड कर सकते हो, ठीक है? अब सवाल ये उठता, अब ये लीगली बाइंडिंग नहीं है, सबसे बड़ी बात ये है। और क्योंकि ये लीगली बाइंडिंग नहीं है तो शायद ये अचीव भी हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बेसिक्स आइडिया हमें हो गया है। अब आर्टिकल क्या कहता है वो थोड़ा देख लेते हैं। आर्टिकल ये कहता है कि भाई ये रहा आर्टिकल, हाउ सिनर्जेटिक बैरियर्स आर अफेक्टिंग प्रोग्रेस ऑन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को जो अचीव करने का जो ईयर है वो है 2030 को हम अचीव करना चाहिए। लेकिन क्या इसको हम लोग अचीव कर पा रहे हैं? ऑफ कोर्स नॉट। अभी न्यूयॉर्क में सितंबर 18 और 19 को सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेके कॉन्फ्रेंस हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि भैया जल्दी से जल्दी क्या करें, पॉवर्टी को और हंगर को इरेडिकेट करें। लेकिन साथ के साथ रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि जो हमारे 169 टारगेट्स हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर, हम उनमें से सिर्फ और सिर्फ 15% ही अचीव कर पाएंगे। यानी कि जो 17 गोल्स हैं इनके अंदर 169 टारगेट्स हैं,
कि इस साल तक ये कम करना है, इतना कम करना है, वो सब करके। तो 17 गोल हैं, 169 टारगेट हैं, बट अनफॉर्चुनेटली हम लोग सिर्फ 15% ही अचीव कर पाएंगे एट द एंड ऑफ 2030। कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा गया कि हम लोग एनुअली $500 बिलियन कंट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन भैया 500 बिलियन में आजकल क्या होता है? जो स्टडीज की गई हैं यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट एस्टिमेट के द्वारा, इन्होंने क्या कहा, कम से कम आपको $4 ट्रिलियन चाहिए। और ये लोग कितना दे रहे हैं? ओनली 500 बिलियन, और वो भी अभी तक दिया नहीं है, सिर्फ प्रॉमिस किया गया है। तो 500 बिलियन में 4 ट्रिलियन में तो बहुत फर्क है। इन 4 ट्रिलियन में से 2 ट्रिलियन तो आपका सिर्फ और सिर्फ एनर्जी ट्रांजिशन में ही चला जाएगा, मतलब क्लीन एनर्जी वहीं चला जाएगा, सोलर, विंड एंड ऑल दैट। बाकी हंगर पोवर्टी की तो यहाँ पे बात ही नहीं हो रही है। बाकी का 2 ट्रिलियन आप यहाँ पे निकाल लीजिए। तो पैसा तो नहीं है ना हमारे पास। लेकिन यहाँ पे इनका सवाल ये है कि सिर्फ पैसे की बात भी नहीं है। हमारे यहाँ पे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है 17, उनके बीच में सिनर्जी नहीं है। सिनर्जी का मतलब ये है कि उनके बीच में आपस में कोई खास लिंकेज नहीं है, और अगर लिंकेज है भी तो बहुत वेग है। वेग टर्म्स यूज हुई हैं, हमें सीधा पता ही नहीं चल रहा है। जैसे एग्जांपल के तौर पे इन्होंने एग्जांपल दिया था, जैसे इंडिया का जो टारगेट है रिन्यूएबल एनर्जी एम्बिशन वाला, वो क्या कहता है कि हमें किस चीज के ऊपर फोकस कर रहे हैं? आउटकम के ऊपर फोकस कर रहे हैं। आउटकम के ऊपर फोकस करने का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ, जैसे इंडिया, जब हम लोग पंचामृत की बात करते हैं, तो इंडिया कहता है कि हमें 180 गीगावाट हम लोगों को ये अचीव करना है। ठीक है, कब तक करना है जी? चलो 2030 तक मान के चलिए हमें करना है, या 300 गीगावाट करना है, या 200 गीगावाट करना है। ये गीगावाट के अंदर मेंशन किया जाता है, लेकिन जो घरों में यूज होता है वो किलोवाट्स में हो रहा है। जो प्रोजेक्ट्स हम लोग बना रहे हैं वो किलोवाट्स के हिसाब से बना रहे हैं, लेकिन टारगेट गीगावाट के हिसाब से कर रहे हैं। तो बीच में सिनर्जी ही नहीं है। जब हम लोग पॉवर्टी को लेके कोई प्रोग्राम चलाते हैं तो उसमें हेल्थ केयर को इंक्लूड नहीं करते, सिनर्जी ही नहीं है। जब हेल्थ केयर को लेके हम लोग कोई प्रोग्राम चलाते हैं तो उसमें पॉल्यूशन को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। ये अलग से चल रहा है, ये अलग से चल रहा है, ये अलग से चल रहा है, सिनर्जी नहीं है आपस में। तो कमेटी का ये कहना है कि ये जो गोल अचीव होंगे, थोड़े बहुत जितने भी होंगे, उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि सिनर्जी नहीं। जब सरकार एक तरह का प्लान बनाती है, वेलफेयर प्रोग्राम चलाती है, तो सिर्फ उसी के ऊपर फोकस करती है, उससे जुड़े हुए दूसरे सस्टेनेबल गोल्स के ऊपर फोकस नहीं करती है। तो ये इसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक इन्होंने यहाँ पे कहा है। चलिए जी। सुप्रीम कोर्ट डिवाइडेड ऑन द अलाउिंग अनमैरिड कपल्स टू अडॉप्ट चिल्ड्रन जॉइंटली। तो जैसे कि हम लोग पहले बात कर चुके हैं, दोबारा नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। तो बेसिकली जो हिंदू अडॉप्शन एंड द मेंटेनेंस एक्ट 1956, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड द प्रोटेक्शन एक्ट 2015 हमारे पास है, जिसे जेजे भी कहा जाता है इन शॉर्ट। इसका यूज करके ये कहा कोर्ट ने कि जो सेम सेक्स कपल्स हैं, ठीक है, इवन जो अनमैरिड कपल्स हैं, वो लोग बेबी अडॉप्ट नहीं कर सकते। ठीक है, अडॉप्शन इज लीगल इन इंडिया फॉर हिंदूज, बुद्धिस्ट, जैन्स, सिख्स, अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट रूल। यहाँ पे सेम सेक्स कपल्स को इंक्लूड नहीं किया गया है। ठीक है, जेजे एक्ट बनने से पहले हमारे पास था गार्जियन एंड द वार्ड एक्ट 1980। ठीक है, जो नॉन हिंदू इंडिविजुअल्स को भी बच्चों का गार्जियन बना सकता था, पेरेंट्स नहीं। फिर बाद में हम लोग ने जेजे एक्ट जो है 2015 में यहाँ पे इंक्लूड किया, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड अफेयर के अंदर में आता है। तो ये भी कहा है भैया कोर्ट ने, ठीक है, कि अनमैरिड कपल्स या जो क्यूअर कपल्स हैं, एलजीबीटी कपल्स हैं, वो बेबी को अडॉप्ट नहीं कर सकते। इसका रीजन क्या है मैं आपको पहले बता चुका हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पे ये माना जाता है सोशल मोरालिटी के हिसाब से, और इवन कॉन्स्टिट्यूशनल के हिसाब से भी, कि जो बायोलॉजिकल मेल और बायोलॉजिकल फीमेल होती हैं वही प्रोक्रिएशन कर सकते हैं। और इन केस मान लो उनमें से कोई एक इनफर्टाइल है, ठीक है, बेबी पैदा नहीं कर सकते, तब भी वो अडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ना एक बड़ा इंटरेस्टिंग आर्गुमेंट भी दिया गया। जैसे मान लो एक बायोलॉजिकल मेल और एक बायोलॉजिकल फीमेल है,
इनका मेन पर्पस क्या है? प्रोक्रिएशन करना, एज पर सोशल मोरालिटी। ठीक है, प्रोक्रिएशन करना मतलब बच्चे पैदा करना। ऊपर से जो है सेम सेक्स कपल्स हैं, जो बच्चे पैदा नहीं कर सकते। ठीक है? अब समझिए इस बात को। मान लो मेल और फीमेल में से कोई एक जो है इनफर्टाइल है। ठीक है? इनफर्टाइल है मतलब वो बेबी पैदा कर ही नहीं सकते, वो मेडिकल कंडीशन है। इसका मतलब वो प्रोक्रिएशन नहीं कर सकते, वो भी बेबी पैदा नहीं कर सकते। यस, तो फिर लेकिन ये अडॉप्ट तो कर सकते हैं। ये भी बेबी पैदा नहीं कर सकते, लेकिन ये अडॉप्ट नहीं कर सकते, लेकिन ये अडॉप्ट कर सकते हैं। मान लो बायोलॉजिकल मेल और फीमेल को शादी से पहले ही पता था कि इनमें से एक इनफर्टाइल है और बेबी पैदा नहीं होगा, तब भी तो आप उनकी मैरिज को लीगल स्टेटस दे रहे हो ना। इस केस में भी आपको पहले से पता है कि बेबी नहीं हो सकता, तो आप इनको लीगल स्टेटस क्यों नहीं देते जब इनको दे सकते हो तो? इस तरह की आर्गुमेंट भी यहाँ पे दिए गए हैं, क्योंकि सोशल मोरालिटी कहती है बेबी होना चाहिए। बेबी नहीं होगा तो इंटरकोर्स का क्या पर्पस है? इंटरकोर्स का पर्पस सिर्फ और सिर्फ प्रोक्रिएशन करना है, रिप्रोडक्शन करना है, एज पर सोशल मोरालिटी। ठीक है, तो दोनों के केस में यहाँ पे तो बेबी हो ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब सोशल मोरालिटी दोनों पे लागू होनी चाहिए, सिर्फ एक ही जगह पे क्यों लागू होनी चाहिए? यहाँ पे ये भी आर्गुमेंट दिया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो है इस तरह के आर्गुमेंट को माना नहीं। और सुप्रीम कोर्ट ने देखिए ये कहा कि भाई देखो, पार्लियामेंट के थ्रू आएगा तो ज्यादा बेटर लगेगा। हालांकि ये जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, ऑफ कोर्स इसकी इसका स्टैंड हमें पता है। सरकार ने तो पहले ही कहा था कि सेम सेक्स मैरिज का इंडिया के समाज में, कल्चर में कोई स्थान नहीं है, तो इसलिए हम इसको सपोर्ट नहीं करेंगे। तो सीधी सी बात है, ये सरकार तो पार्लियामेंट के अंदर इसके ऊपर डिस्कशन करेगी नहीं। तो ये फाइट अभी कंटिन्यू डेफिनेटली यहाँ पे रहने वाली है। चलिए जी, एडिटोरियल क्या कहता है? छोटा सा टॉपिक है, 2 लाइन का। सेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट एज अ पावरफुल हेल्थ आइडिया। अब यहाँ पे खेल क्या हो रहा है? भाई खेल यहाँ पे ये हो रहा है कि इंडिया में चलता है डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब ये है कि यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के पास अपनी अपनी पावर्स होती हैं। यूजली दोनों एक दूसरे के पावर में इंटरफेयर नहीं करते हैं। ठीक है, सेपरेशन रहता है, लेकिन कुछ चीजें जो कंकरेंट लिस्ट वगैरह में है वहां पे कर भी सकते हैं। अब ये है डिसेंट्रलाइजेशन। जैसे हेल्थ, ठीक है, हेल्थ वो स्टेट सब्जेक्ट भी है और सेंटर का सब्जेक्ट भी है, ज्यादातर स्टेट सब्जेक्ट है। अब जैसे कोविड-19 आया, कोविड-19 के लिए वैक्सीन लेनी थी हम लोगों को, मतलब वैक्सीन प्रोक्योर करनी थी किसी फॉरेन कंपनी से या इंडियन कंपनी से भी। कौन प्रोक्योर करेगा? सेंटर करेगा या स्टेट करेगा? अब ये बड़ा सवाल है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से प्रोक्योर करें। बाद में हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी प्रोक्योर किया था। अब सीधी सी बात है, आप जब रिटेल शॉप के पास जाते हो, ठीक है, आपको एक बोतल शैम्पू लेना है। एक बोतल जब शैम्पू लेते हो तो आपको एमआरपी पे दिया जाता है। लेकिन जब आप होलसेल में जाते हो, आपको 100 बोतल शैम्पू की लेना है। तो ये बोतल अगर आपको यहाँ पे 100 रुपए की मिल रही है, तो सीधी सी बात है होलसेल में वो 100 की नहीं मिलेगी। आपको हो सकता है वो 90 रुपीज या 80 रुपीज की भी मिले, क्योंकि होलसेल है ना। आपका पैसा बच गया, आप बार्गेनिंग कर सकते हो बेटर तरीके से। तो यही कहना है इस आर्टिकल का कि स्टेट्स या इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशंस जब खुद प्रोक्योर करते हैं तो ज्यादा बल्क में नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनको हाई प्राइस पे करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे देश के लिए बल्क में प्रोक्योर करेगी तो उससे बेटर नेगोशिएशन आप कर सकते हो। ठीक है, बेटर नेगोशिएशन कर सकते हो, इवन क्वालिटी भी इंप्रूव होती है उस केस में, क्योंकि आपको कुछ ज्यादा बेटर अटेंशन दी जाती है और सारे देश में यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड होगा। अभी स्टेट गवर्नमेंट के स्टैंडर्ड अलग हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के स्टैंडर्ड अलग हैं, तो ये सिस्टम कॉस्ट कॉस्ट इफेक्टिव भी होगा, बेटर क्वालिटी भी होगी, बेटर प्राइस भी मिलेगा, अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो। जैसे इन्होंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पे एक कैंसर ड्रग्स का। हमारे यहाँ पे जो नेशनल कैंसर ग्रिड है, इन्होंने 40 ड्रग्स कैंसर के लिए बल्क में प्रोक्योर की और इसकी वजह से इनको 13.2 बिलियन रुपीस, डॉलर नहीं है भाई ये, रुपीस का बेनिफिट हुआ। अगर यही अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन करती
तो 23 से लेके 99% आपको ज्यादा पे करना पड़ता। ये फायदा होता है एक ग्रुप में बार्गेनिंग करने का। आप बल्क में सामान उठाते हो तो आपको डिस्काउंट मिलता है, ठीक है। हालांकि सरकार ने कई ऐसी चीजें ली हैं, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्थ स्कीम है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, ये सब। लेकिन फिर भी स्टेट गवर्नमेंट्स को काफी ज्यादा पावर दी गई है बिकॉज ऑफ द डिसेंट्रलाइजेशन, जो हमारे यहाँ पे पॉलिटिक्स है, पॉलिटी है, उसके हिसाब से यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो बस इसके अंदर यही है कि आप बल्क में करोगे तो बेनिफिट होगा। जैसे जो प्राइवेट ग्रुप्स होते हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं, जैसे कोई भी आप एक हॉस्पिटल की चेन का नाम लीजिए, जैसे वेदांता वेदांता एक चेन है बहुत बड़ी, ठीक है। ये लोग क्या करते हैं, क्योंकि इनके हॉस्पिटल पूरे इंडिया में होते हैं, तो ये बल्क में विदेशी कंपनियों से दवाइयां उठाते हैं, तो इनको ज्यादा डिस्काउंट मिल जाता है। सरकार ये नहीं कर पाती क्योंकि हमारे यहाँ पे कोलैबोरेशन ही नहीं है, ना तो स्टेट्स के बीच में है और ना ही सेंटर स्टेट के बीच में है। सब अलग अलग कहानियां यहाँ पे बना रहे हैं, तो जिसकी वजह से नुकसान होता है। तो चीज तो छोटी सी है लेकिन इफेक्ट बहुत बड़ा है, राइट। तो बस यही है, इस आर्टिकल में घुमा फिरा के वही सेम बात बोली गई है कि बल्क में करें, बल्क में करें। स्टेट गवर्नमेंट्स एक बायर्स क्लब बना सकती हैं, ठीक है। 2-3 स्टेट मिलके नेगोशिएशन कर सकते हैं, अगर सेंटर नहीं कर रहा है उनके बिहाफ पे तो। सेंटर करे तो ज्यादा बेटर है, लेकिन सेंटर ज्यादा करेगा तो स्टेट गवर्नमेंट फिर बोलेंगी भाई कि हमसे जो है आपने हमारा जो है, हम ये तो फेडरलिज्म है, हमारी पावर जो है वो सरेंडर हो गई एंड ऑल दैट, तो वो भी हमारे यहाँ पे चलता है। तो ये कुछ इश्यूज हैं जो इस आर्टिकल के अंदर बताए गए हैं, बाकी कुछ मेजर मुझे इसमें खास लगा नहीं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।